जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम सीटेट के परिप्रेक्ष्य में आपसे चर्चा कर रहे थे। जब हम सीटेट के बारे में आपसे यह बता रहे थे कि हमको कौन सी बुक्स पढ़ना है, तो हमें आसपास की जो किताब पाठ्य पुस्तिका होती है हम पढ़ते हैं कक्षा 3 से लेकर 4 और 5 की 8 पास की पुस्तिका। और जो आसपास की पुस्तिका है एनसीईआरटी बेस्ड सीटेट के परिप्रेक्ष्य में हमें वही पढ़नी होती है। तो जो एनसीएफ 2005 है उसमें आसपास की पाठ्य पुस्तिका को 6 थीम और 4 उप थीम में विभाजित किया है ना, 4 उप थीम में विभाजित किया गया। तो हम थीम पढ़ रहे हैं अभी। तो हमारी 6 थीम में से एक थीम है आवास। एक थीम क्या है? आवास। अब हम आवास के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आवास, विभिन्न राज्यों के आवास कैसे घर बनाए जाते हैं, है ना, और कैसे कैसे लोग वहां किस तरीके से रहते हैं। तो आपसे सीटेट के परिप्रेक्ष्य में जो कंटेंट पूछा जाता है, कोट वाले प्रश्न आपसे यहीं से आते हैं ना। आपकी हूबहू लाइन आपको कोट में डाल दिए जाते हैं, जिससे आपको पूछ लिए जाते हैं कि कौन से राज्य में किस तरीके के घर बनाए जाते हैं। हम असम की जब आपसे चर्चा कर रहे हैं तो आप यहाँ देखिए कि असम में जो घर बनाए जाते हैं वह जमीन से लगभग 10 या 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। वह 10 या 12 फुट की ऊंचाई पर इसलिए बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए कि वहां बहुत भारी वर्षा होती है ना। वर्षा होने के कारण वहां पे 10 या 12 फुट की ऊंचाई पर बांस के घर बनाए जाते हैं। आप यहाँ फोटो में देख पाएंगे ना कि जो यहाँ घर बनाया गया है, छप्पर बनाई गई है, वह इतनी 10 या 12 फुट की ऊंचाई पर बांस से बनाई गई है ना। और इसमें क्या क्या प्रयोग होता है? तो बांस प्रयोग होता है और लकड़ियां भी प्रयोग होती हैं घर बनाने के लिए। और इस बांस के यहाँ पे पुल होते हैं। बांस के द्वारा आने जाने के लिए हमें बांस के पुल भी बनाए जाते हैं, जिसमें बांस और रस्सी का प्रयोग किया जाता है ना। कभी कभी यहाँ पे इतनी बारिश होती है कि घुटनों तक पानी लग जाता है ना, इसलिए हमें आने जाने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे बांस के घर भी बना लिए जाते हैं और बांस के पुल भी बनाए जाते हैं। और जब यहाँ पे बांस को गरीबों का टिम्बर भी कहा जाता है ना, जो बांस है यहाँ गरीबों को इसे हम टिम्बर भी कहते हैं। तो जो हमें आवास के बारे में आपके सीटेट के परिप्रेक्ष्य में जो कूट वाले प्रश्न बनते हैं, तो ये लाइनें आपको कूट में डाल दी जाती हैं। आप असम के बारे में याद रखिएगा कि जो वहां पे घर बनाए जाते हैं 10 से 12 फुट की ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। आने जाने के लिए बांस का पुल बनाया जाता है ना। और यहाँ पे जो बांस बांस का उपयोग होता है उन्हें गरीबों का टिम्बर भी कहते हैं। और भी चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। असम के बारे में कुछ और फैक्ट देखते हैं। असम के बारे में यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है बिहू, है ना। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अभी असम का है, चलिए। जो कि जितने भी सारे आपको फैक्ट यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं वह आपके सीटेट के एग्जाम में हूबहू लाइनें पूछी जाती हैं। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तिका है। आपसे ये चीजें जो देखिए, अब बिहू के बारे में हम चर्चा करते हैं। यह माघ बिहू जो होता है 14 से 15 जनवरी के प्रथम, है ना, 14 से 15 जनवरी के प्रथम पहले दिन को मनाया जाता है। और इसको जो ये त्योहार मनाया जाता है उसे हम उर्का कहते हैं, है ना। और अगला फैक्ट है, इस दिन अस्थाई छप्पर बनाए जाते हैं, मेला भी लगाए जाते हैं और भोजन का भी आयोजन किया जाता है। और जो भोजन बनाए जाते हैं उन्हें चिपचिपा बनाया जाता है, चावल का चिपचिपा भोजन बनाया जाता है, जिसे हम लोग उर्का कहते हैं ना। और भी फैक्ट है, बिहू त्योहार चावल की नई फसल कटने के बाद मनाई जाती है। और इसे भेला घर होता है बांस से बनाया जाता है। ठीक है, भेला घर जो कुछ समय के लिए जो घर बनाया जाता है, मेले लगाए जाते हैं। चावल की जब फसल कटती है तो चावल के चिपचिपे पदार्थ जैसे कुछ भोजन बनाए जाते हैं, जिन्हें हम उर्का कहते हैं। और जो भेला घर बनता है बांस के द्वारा निर्माण किया जाता है ना। और तव कढ़ाई पर आग पर रखकर उसे पानी में उबाला जाता है। भीगे हुए चावल से भरी कई कढ़ाई उस पर रख देते हैं, उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चौबा चावल तैयार हो जाता है। ये जो लाइंस दी गई हैं आपको, ऐसे ही लाइंस आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और देखिए, औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं, है ना। और भात, सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी भी वहां पे बनती है। तो जो बिहू त्योहार है 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है पहले दिन, और इन्हें हम उर्का कहते हैं। यहाँ पे अस्थाई घर बनाए जाते हैं, है ना। और चावल के जो चावल के भात बनाए जाते हैं उसको चिपचिपा करके बनाया जाता है, ठीक है, जिसे जिसे हम उर्का कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। और अगले राज्य में हम केरल की बात करेंगे, है ना। केरल राज्य की चर्चा करते हैं, चलिए।
केरल में ट्रैपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं ना। ट्रैपियोका ये भोजन है, कहाँ पे मिलता है आपको? केरल में। ठीक है, चलिए केरल की बात करते हैं। केरल में ट्रैपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है ना। यह एक प्रकार का फल है जिसे जिसे केरल के लोग क्या करते हैं? उबाल कर खाते हैं। ट्रैपियोका को कप्पा भी कहा जाता है ना। ट्रैपियोका को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कप्पा कहते हैं। और केरल में जो नाव होती है, छोटी नाव होती है, उसे हम बल्लम कहते हैं ना। केरल में लकड़ी की एक छोटी नाव होती है जिसे हम क्या कहते हैं? बल्लम कहते हैं। और केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है, मलयालम में बड़ी बहन को, माँ की बड़ी बहन को हम वलियम्मा कहते हैं और नानी को अम्मुम्मा कहते हैं। ठीक है, मलयालम भाषा में बड़ी माँ को वलियम्मा और नानी माँ को अम्मुम्मा कहते हैं। ठीक है, और चाचा को चिटप्पन कहते हैं। चाचा को क्या कहते हैं? चिटप्पन, और चाची को कुलजम्मा कह के बुलाते हैं, और पिता को अप्पा कहते हैं। ये जो मलयालम भाषा में शब्द दिए गए हैं, आपसे पूछे जाते हैं ना कि माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? वलियम्मा, और नानी को क्या कहते हैं? अम्मुम्मा, और चाचा को चिटप्पन और चाची को कुलजम्मा कहते हैं, और पिता को अप्पा करके बुलाते हैं। अब देखिए, केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी का प्रयोग किया था। फेरी एक नाव है ना। केरल में जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हमें छोटी नाव का प्रयोग होता है, उसको हम बल्लम कहते हैं, और बड़ी नाव को फेरी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए केरल में मसालों का बगीचा भी है। यहाँ पे तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची आदि उगाया जाता है ना। और केरल में नारियल के पेड़ भी आपको अधिक देखने को मिलते हैं। और केरल में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कौन सी नाव का प्रयोग करते हैं? फेरी का प्रयोग करते हैं। और यहाँ केले के फूल से सब्जी भी बनाई जाती है। याद रखिएगा, केले के फूल से सब्जी कहाँ बनाई जाती है? केरल में, है ना। ट्रैपियोका कहाँ पाया जाता है? केरल में। और जो नाव, छोटी नाव होती है, उसे क्या कहते हैं? बल्लम कहते हैं, और बड़ी नाव को फेरी कहते हैं, है ना। तो एक केरल के बारे में कुछ फैक्ट है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। हुबहू लाइनें आपको कूट वाले प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी केरल के और भी कुछ फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं ना। केरल में निकटवर्ती राज्य कौन सा है? केरल में तो है वो तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल से निकटतम राज्य है तमिलनाडु, कर्नाटक, और इसकी जो केरल की राजधानी है वह है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, गुजरात में केरल तक यात्रा के बीच महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। ठीक है, कोझिकोड जो है, कोझिकोड कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। और मम्मापुरा जिला कहाँ पड़ता है? यह भी केरल में है। गोवा से केरल तक जब हम रेल से यात्रा करते हैं तो हमें वहां जाने में 92 सुरंग और 2000 पुलों को पार करना पड़ता है। गोवा से केरल तक जाने में हमें जब रेल यात्रा करते हैं तो हमें 92 सुरंग और 2000 पुलों को पार करना पड़ता है। याद रखिएगा इस फैक्ट को, यह फैक्ट पूछा जाता है ना। और तमिलनाडु भारत के दक्षिणतम छोर पे स्थित है। ठीक है, और इसके पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के, जो केरल के पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं? केरल है, कर्नाटक है, और आंध्र प्रदेश, है ना। तमिलनाडु का पड़ोसी राज्य है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो ये था कुछ केरल के बारे में फैक्ट था। क्या क्या चीजें थी कि केरल में ट्रैपियोका होता है, और इसमें मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा, नानी को अम्मुम्मा, और चाचा को चिटप्पन, चाची को कुलजम्मा, और पिता को अप्पा कहते हैं, है ना। और एक जगह से दूसरी जगह हमें जब जाना होता है तो हम फेरी नाव का प्रयोग करते हैं, और जो छोटी नाव होती है उसे हम वल्लम कहते हैं। और है कि केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन? तमिलनाडु, कर्नाटक है, और केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और गुजरात से केरल की यात्रा के बीच हमें महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं, है ना। और जो कोझिकोड गांव है वह केरल में है, और मम्मापुरम जो जिला है वह भी केरल में अवस्थित है। ठीक है, अब गोवा से जब हम केरल पहुंचते हैं तो हमें कुल 92 सुरंग और 2000 पुलों को पार करना पड़ता है। और तमिलनाडु भारत के दक्षिणतम छोर पे स्थित है। ठीक है, और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं कौन कौन है? केरल है, कर्नाटक है, और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए और भी कुछ फैक्ट देखते हैं ना आगे। अब बढ़ते हैं हम, अब आबू धाबी की बात करते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ठीक है, आबू धाबी के विषय में देखते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में। चलिए, आबू धाबी
यह जो देश है एक रेगिस्तानी इलाके में है, ठीक है। आबू धाबी का मैंने आपको एक फिगर लगा दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यह जो देश है वह रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की अस्थाई भाषा कौन सी है? तो आबू धाबी की जो अस्थाई भाषा है वह है अरबी। कौन सी भाषा है? अरबी भाषा बोली जाती है। और यहाँ जो पानी है ना बहुत कम कीमत में होता है। यहाँ वर्षा न के बराबर होती है और नदी, झील, तालाब भी यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ रेतीली जमीन होती है और इसमें नीचे से तेल होते हैं ना। यहाँ पे जो पानी है पेट्रोल से भी महंगा है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना, क्योंकि ये पेड़ जो रेगिस्तानी इलाके में ज्यादा पाए जाते हैं। तो आबी धाबी के विषय में जब हम बात करते हैं तो आपको मैंने बताया कि यहाँ की जो भाषा होती है वह अरबी होती है। यहाँ पानी बहुत कम मिलता है, क्योंकि यहाँ नदी, तालाब, झील और वर्षा भी बहुत कम होती है। और यहाँ जो तेल होता है पानी से भी महंगा मिलता है, ठीक है। आपके यहाँ तेल महंगे मिलते हैं, लेकिन आबू धाबी में जो तेल होता है पानी से भी महंगा मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसके विषय में कुछ फैक्टर देखते हैं। आबू धाबी की करेंसी जो है वह क्या है? दिरहम है ना। आबू धाबी की करेंसी दिरहम है। आबू धाबी में रेत के पहाड़ और टीले पाए जाते हैं, ठीक है। और आबू धाबी का जो टाइम जोन है ग्रीनविच मीन टाइम जो है वह 4 घंटे आगे है, ठीक है। और IST इंडिया स्टैंडर्ड जो टाइम है वह 5.5 घंटा आगे है ना। इसलिए आबू धाबी में भारतीय समय में 1-1.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। आबू धाबी से और जो भारत का समय है उसमें 1.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। यदि आपके यहाँ रात के 9 बज रहे होंगे आबू धाबी में, तो भारत में 10:30 बज रहे होंगे, क्योंकि 1.5 घंटा जो टाइम है वह आगे चल रहा होता है। तो आबू धाबी के बारे में जो ये फैक्ट है आपको सीटेट में कूट वाले प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं ना कि आबू धाबी, और देखिए आबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका में है। इसकी जो भाषा होती है अरबी होती है और यहाँ पे जो वर्षा होती है बहुत कम मात्रा में होती है। यहाँ पे नदी, तालाब, झील भी बहुत कम है और यहाँ की जो जमीनें हैं रेतीली होती हैं। और यहाँ पे खजूर के पेड़ आपको अत्यधिक मात्रा में दिखते हैं, क्योंकि जो खजूर के पेड़ होते हैं वह रेगिस्तानी इलाका में ज्यादा उगते हैं। और जो आबू धाबी की करेंसी है वह है दिरहम। और आबू धाबी में पहाड़ के टीले ज्यादा दिखाई देते हैं, है ना। और जो आबू धाबी का जो टाइम है वह भारत से 1.5 घंटा पीछे है ना। यदि आप आबू धाबी में 9 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ 10:30 बज रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लद्दाख के घरों की विशेषताओं के बारे में ना, कि लद्दाख में कैसे घर पाए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। यदि हमें लद्दाख जाना होगा तो सबसे पहले हमें जम्मू कश्मीर को पार करते हुए जाना होगा। आप जब लद्दाख जाएंगे तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को पार करके जाएंगे, है ना। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। और यहाँ पे 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, वो भी पत्थर की होती हैं। कैसी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं? पत्थर की बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, है ना, जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है, दीवार मिट्टी की और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ाई जाती है। यहाँ के घरों की जो विशेषता है, आप जो पत्थर के घर बनाए जाते हैं, है ना, इनकी जो छत होती है, जो फर्श होती है वह लकड़ी की होती है, दीवार मोटे चूने की परत से लिपाई की गई होती है ना। यहाँ पर भी बारिश कम होती है और यहाँ के जो पेड़ पौधे नहीं, यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं नहीं पाए जाते हैं ना। और लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग भी किया जाता है घरों में। यहाँ के घर की जो विशेषता है, मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। और देखिए ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब ज्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी वहाँ के लोग जानवरों के साथ साथ वो भी रहने लगते हैं। तो ये लद्दाख के घरों की कुछ विशेषताएं हैं, है ना। यहाँ जब आप लद्दाख पहुंचेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर पार करना पड़ेगा। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख में 1 या 2 मंजिला घर बने होते हैं जो पत्थर के बनाए जाते हैं, है ना। और यहाँ की जो फर्श होती है, दीवार फर्श होती है लकड़ी की बनाई जाती हैं, छतें भी लकड़ी की बनाई जाती हैं। और इनके दीवारें जो पत्थर की बनी होती हैं उस पर चूने की मोटी पुताई की जाती है ना। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। लकड़ियों का प्रयोग सीढ़ी बनाने के लिए भी किया जाता है ना। और जो मोटे पेड़ के तने होते हैं वह छत को मजबूती प्रदान करते हैं। और जो ग्राउंड फ्लोर पे जो घर होता है उस जानवरों के रहने के लिए बनाया जाता है, लेकिन सर्दी के मौसम में वहां के लोग जो होते हैं जानवरों के साथ उस ग्राउंड फ्लोर में रहने लगते हैं।
चलिए आगे और भी फैक्ट देखते हैं, और लद्दाख के बारे में कुछ और बातें हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं ना। लद्दाख क्षेत्र जो है भारत का सबसे रेगिस्तानी क्षेत्र है ना, और भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की दृष्टि छाया में होते हैं ना। और देखिए जो लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ मिलते हैं लद्दाख में, और श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में ही पड़ता है। ठीक है, ये सब जो चीजें लाइन बाय लाइन आपको दी गई हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे ही से, है ना। यहाँ सकरे रास्ते होते हैं, पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट इस्तेमाल किया जाता है, नायलॉन का टेंट पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। और लद्दाख में झूले झूले का मतलब होता है स्वागत करना, वेलकम होता है ना, झूले झूले का मतलब होता है स्वागत करना। ठीक है, और ट्राली, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लकड़ी से बना झूला का प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रॉली, है ना। ट्रॉली का इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। बच्चे इसमें ट्रॉली में बैठ करके नदी को पार करके स्कूल भी जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्किट पॉपुलर लद्दाख का एक गांव है। गांव भी याद रखिएगा, आपको जैसे आपके केरल के गांव पूछ लिया, कोझिकोड केरल में है, इसी तरीके से गांव को भी पूछ लेता है, जिलों को भी पूछ लेता है ना। तो ये सब लद्दाख की कुछ विशेषताएं हैं, आप इनको याद रखिएगा। ट्रॉली बैग, जो ट्रॉली होती है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए नदी में प्रयोग की जाती है, वह लद्दाख में प्रयोग किया जाता है। और लद्दाख के जो घर बनाए जाते हैं, एक मंजिला या दो मंजिला घर होते हैं जो पत्थर के बने होते हैं, और उनके छत में और सीढ़ियों में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, और दीवारों पे चूने की गहरी पुताई की जाती है ना। चलिए आगे हम श्रीनगर के घरों के बारे में बात करते हैं ना, कि श्रीनगर में कैसे घर होते हैं। हमने लद्दाख के घरों के बारे में बात कर लिया, अब हम श्रीनगर के घरों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए श्रीनगर में कैसे 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 घर होते हैं उन्हें देखते हैं। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में और कुछ पानी में, तो कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों पे होते हैं, है ना। इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। आप इन पे जो घरों पे होते हैं लकड़ियों के डिजाइन बने होते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें हाउस बोट जो होता है ना 80 फीट तक लंबी हो सकती है या फिर 8 से 9 फीट तक चौड़ी हो सकती है। हाउस बोट का भी प्रयोग किया जाता है ना। जो डोंगा होता है, नाव जो होता है झेलम नदी में डल झील में मिलती है आपको डोंगा। ठीक है, और इसके अंदर कई कमरे लगे होते हैं और अंदर से एक घर की तरह लगता है। जो डोंगा होता है नाव जैसी होती है, और इसमें कई कमरे भी लगे होते हैं, अंदर से आपको बिल्कुल घर की तरह लगते हैं। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं, और इसके छत पर डिजाइन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, खतबंद कहते हैं। जो जंगलों और खिड़कियों और छतों पर डिजाइन बनाए जाते हैं लकड़ियों के, उन्हें हम खतबंद कहते हैं। और कश्मीर के गांव पर पत्थर से जो घर बनाए जाते हैं पत्थर के बने होते हैं, और जो उनके छतें होती हैं, छत जो होती हैं ढलवा छत होती है ना। और आपको कुछ पुराने घरों में खिड़कियों के दीवारों पर निकली आगे जो खिड़कियां होती हैं निकली होती हैं, उसे हम कहते हैं डैब कहते हैं ना। चलिए फोटो देख के एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ के घर कैसे होते हैं। यहाँ के जो घर होते हैं ना ढलवे छत बनाए जाते हैं, और छत जो होते हैं घर पत्थर के बने होते हैं। ठीक है, और जो ये बाहर जो खिड़कियां निकली होती है ना इसे हम डैब कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लकड़ियों के डिजाइन बनाए जाते हैं घरों पे या फिर छतों पे, उसे हम खतबंद कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं और भी कुछ विशेषताओं के बारे में, श्रीनगर के घरों की विशेषताओं के। और भी इसमें लकड़ी की अच्छी सुंदर सुंदर डिजाइनें बनाई होती हैं जिसे हम खतबंद कहते हैं, है ना। कुछ पुराने घर पत्थर के बने हुए हैं और कुछ ईंट और लकड़ियों के भी बने गए हैं। जो दरवाजे होते हैं वह लकड़ियों के सुंदर डिजाइन से बनाए जाते हैं, जिसे हम जो दरवाजों पे जो डिजाइनें बनाई जाती हैं ना उसे हम मेहराब कहते हैं, है ना। और शिकार नाव पर्यटन का भी आकर्षित करती है आपको। कश्मीर में सरसों के तेल से बनी मछली पकाई जाती है। आपसे पूछा जाता है कि सरसों के तेल में बनी मछली और नारियल के तेल में बनी मछली का कहाँ लोग सेवन करते हैं, कहाँ खाते हैं। तो सरसों के तेल में जो बनी मछली होती है वह कश्मीर में, और जो नारियल के तेल से पकी मछली होती है वह गोवा में। आपसे यह सवाल सीटेट पे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि नारियल के तेल से बनी
नारियल के तेल में मछलियां कहाँ पकाई जाती हैं? तो गोवा में, और सरसों के तेल में कश्मीर में, है ना। कहवा कश्मीर का एक खास किस्म की चाय है। जो कहवा है वह कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। और उर्दू में डोंगरी कश्मीर की एक, उर्दू डोंगरी जो है वह कश्मीर की भाषा है। तो कश्मीर में कैसे घर बनाए जाते हैं? ढलवे छत होते हैं। लद्दाख में समतल छत होते हैं। तो इस तरीके से घरों की विशेषताओं के बारे में आप ध्यान रखिएगा। आपको सीटेट के एग्जाम में हुबहू कूट वाले प्रश्न में ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और भी घरों की विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।